नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर सचिन चोले, बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का इस ऑनलाइन क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि हिंदी भाषा का पेपर हम देख रहे हैं। उसमें हमने देखा कि भाषा की परिभाषाएं और भाषा का महत्व हमने देखा हुआ है। हमने भाषा का महत्व क्या है, हमारे जीवन में भाषा कितनी महत्वपूर्ण है और भाषा की वजह से बाकी प्राणियों से लेकर मनुष्य किस तरह से प्रगत बना है, इसका उदाहरण हमने देखा है कि भाषा ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया हुआ है। मनुष्य भाषा और उसके उच्चारण की वजह से अपनी भावनाओं को किस तरह से प्रकट करता है और उसकी वजह से मनुष्य की जो अभी तक प्रगति हुई है वह भाषा की वजह से हुई है। उसकी अनेक विद्वानों की परिभाषाएं हमने देखी है। आज हम उस परिभाषा और भाषा के महत्व के बाद आज हम भाषा का स्वरूप देखने वाले हैं। तो भाषा का स्वरूप देखने से पहले स्वरूप क्या होता है यह पहले हम जान लेते हैं। ठीक है, हम बोलते हैं कि रूप और स्वरूप एक होगा, मगर नहीं, स्वरूप और रूप यह दोनों भी क्या है, भिन्न है। दोनों भी भिन्न है। इन दोनों में, स्वरूप और रूप में बहुत ही अंतर है। ठीक है, स्वरूप का अर्थ यह नहीं, स्वरूप का अर्थ ही यही है, मतलब रूप हम जो देखते हैं वह रूप होता है, और स्वरूप का अर्थ ही यही है, जो बदलता हुआ रूप होता है उसे स्वरूप कहते हैं। यानी कि कोई चीज कभी किसी एक रूप में ना बच जाए उसी को स्वरूप कहते हैं। कोई भी चीज रहे वो एक रूप में ना बच जाए, एक रूप में वह नहीं रहती है, एक रूप में रहती है, उसे रूप कहा जाता है। और जो स्वरूप है वह एक रूप में ना बदकर वह हमेशा बदलता हुआ जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, मेरे खुद का उदाहरण देता हूं मैं आपको। हाँ देखो, मैं एक रूप हूं जो आपके सामने खड़ा हूं। अभी जो मैं आपके सामने खड़ा हूं मैं एक रूप हूं, लेकिन मेरा बदलता हुआ जो स्वरूप है, जैसे कि मैं कभी बालक अवस्था में था, उसके बाद मैं अभी जो हूँ प्रौढ़ अवस्था में हूँ, इसके बाद आगे चलकर मैं वृद्धावस्था में पहुंच जाऊंगा और एक दिन यहाँ से मैं विदा ले लूंगा। ये जो मेरी बदलती हुई अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं को हम क्या कहते हैं, स्वरूप कहते हैं। समझ रहे हो? स्वरूप यह हमेशा बदलता रहता है, हमें जो बदलाव आते हैं उसको स्वरूप कहते हैं। रूप जो होता है वो एक होता है। तो जिस तरह से मैंने मेरा खुद का उदाहरण दिया, वह मेरा बदलता हुआ स्वरूप है। आगे स्वरूप क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरह से भाषा है, इसी तरह से भाषा का स्वरूप होता है। भाषा का आप अभी सोचेंगे कि भाषा का रूप कैसे बदलता जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं, हम जब जन्म लेते हैं उसके बाद हम इशारों से बातें करने लगते हैं। हमने कल के लेक्चर में देखा है भाषा के महत्व में। तो हम बाद में क्या होता है, हम थोड़ी थोड़ी भाषा सीखते हैं। उसके बाद माता पिता समाज में रहकर हम बोली भाषा सीखते हैं। उसके बाद हमारे ज़रूरत के अनुसार जैसे जैसे हम अंग्रेजी हिंदी का रूप जो है बदलता हुआ, जब हम कार्यालय में जाते हैं अलग तरह के हिंदी का उपयोग करते हैं वहाँ पे। तो ऐसी भाषा में बदलाव हम क्यों करते हैं, ज़रूरत के अनुसार। तो प्राचीन काल से अब तक लेकर भाषा में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वह बदलाव यानी भाषा का बदलता हुआ स्वरूप है। तो भाषा के मुख्य चार, चलो आगे हम देखते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या होता है। भाषा के मुख्य चार स्वरूप माने गए हैं। ठीक है, भाषा के उस तत्वों को स्वरूप कहते हैं। भाषा के जो तत्व है उस तत्वों को स्वरूप कहते हैं, जो भाषा विकसित होकर आगे बढ़ती रहती है जिन तत्वों के आधार पर। ठीक है, जिन तत्वों के आधार पर भाषा आगे बढ़ती है उस तत्वों को भाषा का स्वरूप कहते हैं, जिससे भाषा क्या होती है, विकसित होती जाती है। तो वास्तवतः भाषा के चार प्रमुख स्वरूप हैं। कहीं 5 भी देखने को मिलते हैं, पर प्रमुख स्वरूप यह 4 है। कौन कौन से हैं, कौन से स्वरूप है? पहला है बोली भाषा, दूसरा है साहित्यिक भाषा, तीसरा है राजभाषा और चौथा है राष्ट्रभाषा। चौथा है
राष्ट्रभाषा। यह 4 भाषा के प्रमुख स्वरूप है। आ रहा है ध्यान में आपके? भाषा के हमेशा बदलते हुए रूप यानी स्वरूप यह क्या है? 4 है। बोली भाषा, दूसरा साहित्यिक भाषा, तीसरा राजभाषा और चौथा राष्ट्रभाषा। ठीक है, तो चलो आगे चलकर इसके बारे में हम थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। एक चीज आपको ध्यान में लो, आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान में लेनी है, क्या कि भाषा के सबसे लघुत्तम स्वरूप को, भाषा के सबसे लघुत्तम स्वरूप को बोली कहते हैं। यानी कि कोई भी भाषा बनने से पहले किसी भी देश की एक जनमानस के मन की तथा हृदय की हृदय में वह निवास करती रहती है। कोई भी भाषा यह भाषा बनने से पहले जो भी कोई भी देश रहे, किसी भी जनमानस रहे, कोई भी देश के जो जनमानस के हृदय में जो निवास करती रहती है वह भाषा, अर्थात वो उस देश की क्या होती है? बोली भाषा होती है। समझ में आ रहा है? इसका भाषा का सबसे लघुत्तम रूप कौन सा है? बोली भाषा है। और यह बोली भाषा ऐसे नहीं बनती है, यानी कि यह जो बोलते हैं लोग भाषा, वो भाषा बनने से पहले वहाँ के जो जनलोक होता है, समुदाय होता है, उस समुदाय के हृदय में वह निवास करती होती है, अर्थात वह उस देश की क्या होती है? बोली भाषा होती है। जब वह बोली भाषा, वह लघुत्तम रूप है, भाषा का पहला स्वरूप है बोली भाषा, वह लघुत्तम रूप है। हमारे मन से जो भाषा निकलती है, हमारे अनुसार, हमें जो जरूरतों के अनुसार जो हम भाषा का उपयोग करते हैं, किस लिए? बोलने के लिए, भावना व्यक्त करने के लिए, हमारे विचार दूसरों तक प्रकट करने के लिए, हम पर संस्कार डालने के लिए, तो हमने हमारे हृदय से जो भाषा निकलती है वो बोली भाषा होती है। उसके बाद जो बोली भाषा विकसित होती है, जो बोली भाषा विकसित होती जाती है, उसमें कुछ साहित्य रचनाओं का निर्माण होता है या उसका कुछ व्याकरण बना दिया जाता है, वही बोली भाषा विकसित होकर क्या बनती है? साहित्यिक भाषा बनती है। उस बोली भाषा में व्याकरण डाला जाता है, उसमें कुछ रचनाएं की जाती है, उसमें साहित्य का निर्माण किया जाता है, तब वह बोली भाषा क्या होती है? साहित्यिक भाषा बन जाती है, उसका स्वरूप बदल जाता है। जब साहित्यिक संपदा मजबूत होती है, जब भाषा की साहित्यिक संपदा मजबूत होती है, तो वही साहित्यिक भाषा आगे चलकर राजभाषा बनती है। जिस भाषा में साहित्य व्याकरण दृष्टि जो भाषा परिपूर्ण बन जाती है, वही भाषा आगे चलकर वह देश में सभी लोग बोलने लगते हैं, उस भाषा का महत्व बढ़ता है और वह आगे चलकर हमारी क्या? राजभाषा बन जाती है। अब सवाल ये है कि राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसे कहते हैं? भाषा का वह स्वरूप है, राजभाषा यह भाषा का वह स्वरूप है जिसमें देश की सरकार अपने कामकाज, अपने राज्य का दूसरे राज्य के साथ संपर्क करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करता है उसे राजभाषा कही जाती है। आ रहा है समझ में? भाषा का वह स्वरूप है जिसमें हमारे देश की जो सरकार रहती है, हमारा देश स्तर पर, नेशनल स्तर पर जो व्यवहार होते हैं, वो उस कामकाज में, सरकारी कामकाज में एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संपर्क करने के लिए, व्यवहार करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह क्या होती है? राजभाषा। ठीक है, हर एक की मातृभाषा अलग होती है मगर एक ही राजभाषा होती है। जैसे हमारी हिंदी है, जो हर राज्य के लोग उस हिंदी को जानते हैं, इसलिए हम महाराष्ट्र के हैं तो हम कर्नाटक में जाते हैं तो वहाँ पे हम हिंदी में संवाद करके उनका कल्चर, उनका जो कार्यालयीन कामकाज हो, कोई भी उद्योग हो, उसको हम जानकारी आसानी से ले सकते हैं। तो राजभाषा इसे कहते हैं, जो भाषा सरकार कामकाज एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ संपर्क करने के लिए जिस भाषा का उपयोग होता है उसको राजभाषा कहते हैं। मित्रों, जब यह राजभाषा राजनेताओं के द्वारा बोली जाती है, आगे क्या बोल रहा हूं, जब यह भाषा राजनेताओं के द्वारा बोली जाती है तथा किसी भी देश के संविधान में उसको स्थान दिया जाता है। ठीक है, हमारे संविधान में
हिंदी को स्थान दिया गया है। किसी भी देश के संविधान में उस भाषा को स्थान दिया जाता है जब उस भाषा को सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा लोगों में प्रयोग किया जाती है। वो जब वह भाषा सामूहिक रूप से एक देश में सबसे ज्यादा जब भाषा बोली जाती है तथा उसका उपयोग किया जाता है, तब वह राजभाषा विकसित होकर लोगों तक पहुंच जाती है, जनमानस तक पहुंच जाती है, और तब वही भाषा अपने आप राजभाषा से राष्ट्रभाषा में बदल जाती है। ध्यान से सुनो कि जब वह भाषा राजभाषा जब राजनेताओं द्वारा उपयोग में लाई जाती है तथा किसी भी देश के संविधान में उस राजभाषा को स्थान मिलता है, जब वह राजभाषा सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा वह उपयोग में लाई जाती है, ठीक है, तब वह राजभाषा विकसित होकर लोगों तक पहुंच जाती है, जनमानस तक पहुंच जाती है, हर कोई व्यक्ति उसका उपयोग कर रहा है सबसे ज्यादा, तब वही भाषा जब अपने आप राजभाषा से राष्ट्रभाषा में बदल जाती है। आ गया ध्यान में? तो यह बोली भाषा से लेकर राष्ट्रभाषा तक यह भाषा का जो विकास है, वह रूपों का जो बदलता स्वरूप है, यह है। ठीक है, अर्थात भाषा की विकसित अवस्था को हम भाषा का स्वरूप कह सकते हैं। भाषा की विकसित अवस्था को हम भाषा का स्वरूप कह सकते हैं। तो आगे हमने यह बदलाव कैसे होते देखे हैं, तो आगे हम देखते हैं कि भाषा बोली भाषा क्या है, ठीक है, साहित्यिक भाषा क्या है, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है। संक्षिप्त में इस स्वरूपों का हम क्या करते हैं, यहाँ पे परिचय लेते हैं। आपको अभी ये कंसेप्ट क्लियर होगी कि भाषा का स्वरूप किस तरह से है, भाषा बोली भाषा से लेकर राष्ट्रभाषा तक कैसी पहुंचती है, और भाषा का स्वरूप किस तरह से है। ठीक है, आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहली भाषा को स्वरूप कौन सा है भाषा का? बोली भाषा। जिस भाषा के जन्म का आता पता न चले, जिस भाषा के जन्म का आता पता न चले, बल्कि सामान्य जनता अपनी सहूलियत के लिए इसे स्वयं गढ़ लेती है, अपनी सहूलियत के लिए इसे स्वयं गढ़ लेती है, यानी गढ़ लेते हैं यानी बना लेती है, उसे उस भाषा के स्वरूप को बोली भाषा कहा जाता है। मतलब भाषा को कोई जन्म नहीं है, वो कहीं से पैदा नहीं हुए, किसी ने उस भाषा का निर्माण नहीं किया है, मगर सामान्य जनता ने अपनी उपयोगिता के लिए, ठीक है, हम बोलते हैं ना, अपने अनुसार खुद जो भाषा बना दी है, खुद भाषा जो बना ली है, उस भाषा को क्या कहते हैं, उस भाषा के स्वरूप को बोली भाषा कहा जाता है। आसान शब्दों में है, इसे जनमानस के मन की भाषा कहा जाता है। हमारे मन से उस भाषा का जन्म होता है, जो समूह अपने आप उसे मान्यता देता है। दूसरी है साहित्यिक भाषा। व्याकरणिक भाषा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, इस स्वरूप को व्याकरणिक भाषा भी कहा जाता है, मानक भाषा भी कहा जाता है, सुधरी भाषा भी इसको कहा जाता है, सुघरी भाषा भी इसको कहते हैं, और आखिर में परिनिष्ठित भाषा भी इस स्वरूप को कहा जाता है, साहित्यिक भाषा को। जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लेता है, जिस भाषा का स्वरूप बोली से विकसित होकर अपने आप को व्याकरण सम्मत बना लिया हो, तो ऐसी भाषा को साहित्यिक भाषा बोलते हैं। जिस भाषा के अपने नियम हो, अपनी शर्तें हो, वह अपने व्याकरण के साथ साथ कुछ न कुछ साहित्यिक रचनाएं भी जिसमें हुई हो, तो उस भाषा के स्वरूप को क्या कहते हैं, साहित्यिक भाषा कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली जो अंग्रेजी बोलती है, अंग्रेजी भी साहित्यिक भाषा है। इसमें एक अलग तरह का व्याकरण है, और उनमें बहुत सारी रचनाएं साहित्यिक हुई है, तो यह साहित्यिक भाषा है। तो आगे राजभाषा। ठीक है, राजभाषा के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ली है, मगर राजभाषा क्या है? जिस भाषा में देश की सरकारों द्वारा
अपने कामकाज, शासन, प्रशासन, एक राज्य से दूसरे राज्य का पत्र व्यवहार आदि जिस भाषा में किया जाता है उस भाषा को राजभाषा वह भाषा कहते हैं, वह भाषा राजभाषा बन जाती है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। दूसरी परिभाषा संविधान में वर्णित भाषा को राजभाषा कहते हैं। जो भाषा संविधान में वर्णित है, जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है, उसे राजभाषा कहा जाता है, क्योंकि संविधान में जो देश के ज्यादातर समूह जनसमूह जिस भाषा को जानता है उसी भाषा का संविधान में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए दूसरी परिभाषा है संविधान में वर्णित भाषा को क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं, वह राजभाषा कहलाती है। भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुसूची है उसमें 8वां भाग 17वां अनुच्छेद 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक राजभाषा व उसके विकास के संदर्भ में पर्याप्त सूचनाएं वहां पे दी गई है। कहां से? हमारे संविधान के अंतर्गत अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351वां अनुच्छेद तक राजभाषा व उसका जो विकास है उस विकास के संदर्भ में पर्याप्त सूचनाएं हमें वहां पे दी गई है। हमारे संविधान में हिंदी का वर्णन हमें वहां पे मिलता है। तो यह हुई राजभाषा, जो भाषा का स्वरूप है। आगे है राष्ट्रभाषा। जो भाषा किसी भी देश के कुल जनसंख्या के, जो भाषा किसी भी देश के कुल संख्या के 60 से 70% जनसंख्या जिस भाषा का प्रयोग करती है उसको व्यवहार में लाती है, उसे पूर्वतः समझे तो वह भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कही जाती है। 60 से 70% लोग जिस भाषा का उपयोग करते हैं उसको व्यवहार में लाते हैं, उसे पूर्णतः समझते हैं, बोलते हैं, उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो 84% लोग भारत के हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं और हिंदी का वह लोग प्रयोग करते हैं। तो इसलिए भारत का राष्ट्रभाषा होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? हिंदी को प्राप्त हुआ है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह हमारा हिंदी का उपयोग हमारे देश में करता है। तो यह भाषा के स्वरूप है। यह भाषा के स्वरूप का अध्ययन हमने यहाँ पे किया है। आशा करता हूँ कि भाषा की परिभाषा, भाषा का स्वरूप, भाषा के महत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है और यहाँ पे भाषा का परिभाषा, भाषा का महत्व और भाषा का स्वरूप, यहाँ पे ये हमारा मुद्दा खत्म होता है। आगे हम जो अगला हमारा जो पार्ट है, जो उसको हम पढ़ना अगले लेक्चर में शुरू करते हैं।